हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दिस इज नित्या हियर और आज मैं लाई हूँ BCOE 108 के असाइनमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड उसके आंसर्स। तो वीडियो को विदाउट स्किप के अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए पहले हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आंसर को देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अवैध संस्था की परिभाषा दीजिए। ऐसी संस्था बनाने के परिणाम होते हैं। तो 3+7 हो गया, तो ये 10 मार्क्स का है। उसके बाद ख पार्ट है, कंपनी के अंतर्नियम से क्या तात्पर्य है। अंतर्नियम में परिवर्तन करने के कंपनी के अधिकार की सीमाओं की चर्चा कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब निदेशक कंपनी के प्रति तथा तीसरे पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ख पार्ट है, शेयर हस्तांतरण एवं पारेषण के बीच अंतर बताइए। थर्ड क्वेश्चन है, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत के अपवादों का वर्णन कीजिए। ख पार्ट है, विभिन्न प्रकार के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, कंपनी सचिव कौन होता है, वैधानिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। और ख पार्ट है, कंपनी के प्रवर्तक की कानूनी स्थिति की व्याख्या कीजिए। और फिफ्थ क्वेश्चन है, वैध वार्षिक साधारण सभा के आवश्यक लक्षणों की चर्चा कीजिए। कंपनी अधिनियम के उन प्रावधानों की व्याख्या कीजिए जिनके अंतर्गत कंपनियां जमा स्वीकृत करती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनके आंसर को कैसे लिखना है और वर्ड्स लिमिट कितनी होनी चाहिए। सो गाइस, हमने बात करी थी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो अवैध संस्था की परिभाषा देनी थी और इस संस्था को बनाने के क्या परिणाम होते हैं वो लिखना था। तो आंसर को हम देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। संस्था का तात्पर्य व्यक्तियों की ऐसी संस्थाओं से है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई हो। व्यक्तियों की संस्था वैध तथा अवैध हो सकती है। कोई भी संस्था अवैध तब कहलाती है जब वह कंपनी अधिनियम की धारा 11 का उल्लंघन करती है। बड़ी व्यापारिक संस्था है जब अपंजीकृत निकाय रूप में कार्य करती है तो उससे जो क्षति होती है विधि उसे रोकना चाहती है, क्योंकि यदि ऐसे निकायों द्वारा व्यवसाय किया जाता है तो ऐसे व्यापारिक संस्थानों से व्यापार करने वाले व्यक्ति यह नहीं जान पाएंगे कि वे किनके साथ अनुबंध कर रहे हैं। इस अनभिज्ञता के कारण वे बहुत विपत्ति में पड़ सकते हैं। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। एक अवैध संस्था के परिणाम इस प्रकार है, ऐसी संस्था अपने किन्हीं सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों पर वाद नहीं चला सकती चाहे बाद में कंपनी के रूप में पंजीकरण हो गया हो। सेकेंड है, ऐसी साझेदारी या संस्था के प्रत्येक सदस्य पर व्यवसाय चलाने पर जुर्माना होगा जो 1 लाख रुपए तक हो सकता है। थर्ड है, कोई सदस्य बाहरी व्यक्ति जिस पर ऋण बाकी है वह इस पर वाद नहीं कर सकता। फोर्थ है, ऐसे व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों के लिए प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ऐसी संस्था का कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक अपंजीकृत कंपनी के तहत भी विघटन नहीं हो सकता है। ऐसी संस्था कोई अनुबंध नहीं कर सकती। अवैध संस्था के लाभ आयकर निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। अवैध संस्थाओं की अवैधता के बाद में सदस्यों की संख्या कम करके ठीक नहीं किया जा सकता। ख पार्ट तक कंपनी के अंतर नियमों से क्या तात्पर्य। अंतर नियम में परिवर्तन करने की कंपनी के अधिकार की सीमाओं की चर्चा कीजिए। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। कोई भी कंपनी कंपनी अधिनियम के आदेशों का पालन करते हुए तथा अपने सीमा नियम का उल्लंघन न करके एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकती है। धारा 14, जहाँ परिवर्तन का प्रभाव एक किसी निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में या सेकंड किसी सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में है, वहाँ कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने अंतर नियमों में परिवर्तन कर सकती है। दूसरे शब्दों में एक निजी कंपनी अपने को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर सकती है यदि वे तीनों प्रतिबंधित उपधाराओं को जो धारा 268 में दी गई है हटा दे। अंतर नियमों में परिवर्तन की सीमाएं भी है। कंपनियों को अपने अंतर नियम में परिवर्तन करने का कानूनी अधिकार है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 में प्रावधान है कि विशेष प्रस्ताव पारित कर कंपनी अपने अंतर नियमों को बदल सकते हैं। और जहां सार्वजनिक कंपनी की निजी कंपनी में बदलना हो, कंपनी को विशेष प्रस्ताव के अतिरिक्त अधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। यद्यपि अंतर नियम में परिवर्तन कंपनी का अधिकार है, परंतु इस अधिकार पर कुछ प्रतिबंध या सीमाएं भी है। ये सीमाएं निम्नलिखित है। तो फर्स्ट सीमा क्या है, सीमा नियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अंतर नियम में प्रस्तावित परिवर्तन सीमा नियम में दिए हुए अधिकारों से अधिक नहीं होना चाहिए और सीमा नियम
में दिए हुए प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सीमा नियम और अंतर नियम में विरोध होने पर सीमा नियम के प्रावधान लागू होंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के या किसी और कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कंपनी अंतर नियमों में परिवर्तन अधिनियम या किसी और कानून के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए किसी सदस्य के निकालने और निदेशक का बिना किसी हस्तांतरण प्रपत्र के उसके शेयर हस्तांतरण करने का अधिकार देने का कोई प्रस्ताव पास हुआ है तो यह निर्णय होगा कि प्रस्ताव अवैध है, क्योंकि यह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। इसी प्रकार धारा 67 के अनुसार कोई सार्वजनिक कंपनी अपने शेयर क्रय करने के लिए अपनी ही रकम का उपयोग नहीं कर सकती और यदि अंतर नियम में ऐसा अधिकार दिया गया है तो वे व्यर्थ होगा। थर्ड है, अधिकरण द्वारा किए गए परिवर्तन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जब अधिकरण धारा 242 के अंतर्गत कंपनी को सीमा नियम या अंतर नियम में परिवर्तन का आदेश देता है तब कंपनी कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो उन आदेशों के विरुद्ध अधिकरण की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन करे। फोर्थ, अंतर नियम का पूर्वव्यापी प्रभाव होना। तो इसमें दे रखा है प्यारेलाल शर्मा वर्सेस मैनेजिंग डायरेक्टर J&K इंडस्ट्रीज LTD 1989 के बाद में यह निर्णय लिया गया कि अंतर नियम के परिवर्तित विनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, केवल परिवर्तन की तिथि से ही वे लागू होंगे। परिवर्तित अंतर नियम में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो अवैधानिक या लोक नीति के विरुद्ध हो। अंतर नियमों में ऐसी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे कंपनी तीसरे पक्षकार के साथ अनुबंध भंग होता हो या संविदात्मक दायित्व से बचना हो। परिवर्तन अंतर नियमों का प्रभाव। कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 10 के प्रावधान के अनुसार अंतर नियम कंपनी और उसके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्य करेंगे मानो कंपनी द्वारा और प्रत्येक सदस्य द्वारा उस पर अपने अपने हस्ताक्षर किए गए हों। इसका अर्थ यह है कि मूल रूप से बनाए गए या समय समय पर यथा परिवर्तित किए गए अंतर नियम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वैध है। कंपनी को अंतर नियमों को परिवर्तित करने का स्पष्ट अधिकार है और परिवर्तित अंतर नियम सदस्यों को उसी भांति बाध्य करते हैं जैसे कि मूल रूप वाले अंतर नियम। सदस्यों के शेयर हस्तांतरण का अधिकार कंपनी अंतर नियमों के साथ साथ धारा 14 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है, इसलिए हस्तांतरित के अधिकार हस्तांतरक को अधिकार से बेहतर नहीं होते। कंपनी के विरुद्ध हस्तांतरित के अधिकार जब तक हस्तांतरण प्रभावी न हो अंतर नियम व अधिनियम दोनों के प्रावधान के अधीन होंगे। अतः जब तक अंतर नियम में परिवर्तन कंपनी के इस अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरित परिवर्तन का दुर्भावना के आधार पर चुनौती नहीं दे सकता। सेकंड क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जब निदेशक कंपनी के प्रति तथा तीसरे पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सारा आंसर मैं आपको पढ़ के इसलिए सुना रही हूँ ताकि आपको अगर राइटिंग समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे बोलने के उससे आप अपना आंसर आसानी से लिख सकें। उसके बाद है उत्तरदायी होते हैं। निदेशकों के विभिन्न दायित्वों को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित किया जा सकता है। कंपनी के प्रति दायित्व। कंपनी के प्रति दायित्व निवेशक के दायित्व निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं। वैश्वासिक कर्तव्य भंग करने पर अगर कोई निदेशक अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह नहीं करता है और इसके परिणाम स्वरूप कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है तब निदेशक इस तरह की हानि की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। सेकंड है शक्ति बाह्य कार्यों के लिए। शक्ति बाह्य कार्यों के लिए निदेशक कंपनी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात ऐसे कार्य जिन्हें करने का कंपनी को कोई अधिकार नहीं है। जैसे यदि वे पूंजी में से लाभांश वितरित कर देते हैं तो ये कंपनी के प्रति हानि या हर्जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। लापरवाही। अगर किसी निदेशक के लापरवाही से कंपनी को हानि होती है तब वे संचालक उस क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे। अगर संचालकों ने अपने अधिकारों के अंतर्गत काम किया है और अपने काम करने में पूरी सावधानी बरती है फिर भी उनसे कुछ त्रुटियां हो गई है तब इसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता है और इसके लिए निदेशक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। है दुर्भावपूर्ण कार्य। निदेशकों की स्थिति कंपनी के प्रति न्यासवत प्रकृति की होती है। उन्हें पूर्ण ईमानदारी से कंपनी के हित के लिए कार्य करना चाहिए। सेकंड है बाहरी व्यक्तियों के लिए दायित्व। बाहरी व्यक्तियों के प्रति निदेशक के दायित्वों को दो भागों में परिचर्चित किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत दायित्व।
कंपनी अधिनियम 2013 के निम्न प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। फर्स्ट है प्रोस्पेक्टस प्रविवरण। जब निदेशकों को किसी ऐसे प्रविवरण को जारी करने की अनुमति दे दी जाती है जिससे असत्य कथन है या धारा 26 के अंतर्गत जो विवरण मांगे गए उनको प्रकट न करने पर निदेशक तीसरे पक्ष के प्रति व्यक्तिगत रूप से हर्जाना देने के उत्तरदायी होंगे। आवंटन के संबंध में धारा 39 के अनुसार यदि निदेशक न्यूनतम अभिदान की रकम अभिदंत होने से पहले प्रतिभूतियों का आवंटन कर देते हैं तो वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। थर्ड है कारोबार के संचालन के लिए दायित्व। धारा 339 के अंतर्गत निदेशक को कंपनी के ऋण या दायित्वों के लिए अधिकरण के आदेश पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे निर्देश अधिकरण तब जारी करेगा जब निदेशक कंपनी का कारोबार कपटपूर्ण ढंग से करने के दोषी पाए गए हों। आश्वासन का उल्लंघन करने का दायित्व। निदेशकों से उनके प्राधिकार के कार्यक्षेत्र में रहकर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। अतः जब वे कंपनी की शक्ति बाह्य या अंतर नियमों की शक्ति बाह्य से कार्य करते हैं तो तीसरा पक्ष उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। यदि उसे हानि हुई है उसके लिए उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। थर्ड है वैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर दायित्व। निदेशकों के कुछ वैधानिक कर्तव्य होते। कंपनी अधिनियम 2013 निदेशकों पर अधिनियम की अनेक विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कर्तव्यों का वर्णन करता है। इन कर्तव्यों के उल्लंघन करने पर परिणाम स्वरूप दंड लगाया जा सकता है। आपराधिक दायित्व। दीवानी दायित्व के अंतर्गत निदेशकों पर कंपनी अधिनियम या कॉमन लॉ और दूसरे कानूनों के अंतर्गत आपराधिक दायित्व लगाया जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं जिनके होने पर निदेशकों का आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है। वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर, मिथ्या वर्णन वाले प्रविवरण को जारी करने पर, आवेदन राशि को किसी अनुसूचित बैंक में जमा न करने पर, निर्धारित सीमा से अधिक सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करने पर, उचित लेखे न रखने पर। फिफ्थ है सह निदेशकों के कार्यों के लिए दायित्व। निदेशक अपने सह निदेशकों के कार्यों के लिए तभी उत्तरदायी होता है जब वे स्वयं उस कार्य का सहभागी हो। एक निदेशक अन्य निदेशकों का एजेंट नहीं होता है। उसे केवल इसी आधार पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता कि उसे कपट का पता लगना चाहिए था, परंतु यदि कंपनी का प्रबंध निदेशक या चेयरमैन लेखों को ठीक से समझे बिना उन पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो उसका संपूर्ण दायित्व उन्हीं के ऊपर होता है। खैर शेयर हस्तांतरण एवं पारेषण के बीच अंतर बताइए। शेयरों का हस्तांतरक का स्वैच्छिक कार्य है जबकि पारेषण कानून के प्रवर्तन द्वारा होता है। दोनों ही स्थितियों में अंतिम प्रभाव एक समान ही है, अर्थात शेयरों का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे को हस्तांतरित होता है। शेयरों के हस्तांतरण एवं शेयरों के पारेषण में निम्न अंतर है जो इस प्रकार है। हस्तांतरण और पारेषण में अंतर देखते हैं। हस्तांतरण ये शेयरधारी का स्वैच्छिक कार्य, पारेषण ही कानून के प्रवर्तन का नतीजा है। हस्तांतरण विलेख निष्पादित करना आवश्यक होता है। इसमें हस्तांतरित को अपने उत्तराधिकार को प्रमाण देना होता है। स्टाम्प फीस दी जाती है, कोई स्टाम्प फीस नहीं दी जाती। किसी प्रतिफल के बदले शेयर हस्तांतरित किए जाते हैं। प्रतिफल के बिना दूसरे व्यक्ति को शेयर प्रेषित हो जाते हैं। कंपनी हस्तांतरण का पंजीयन करने के लिए फीस लेती है। पारेषण के पंजीयन के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत के अपवादों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। सीमा नियम तथा अंतर नियम कंपनी के सार्वजनिक प्रलेख होते हैं। कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक मनुष्य से ये आशा की जाती है कि वह इन प्रलेखों को पढ़ अथवा सुन ले तथा उन्हें समझ ले। इनमें लिखित समस्त बातों की सूचना बाह्य पक्षकारों को हुई मानी जाती है, चाहे वे बाह्य पक्षकार उन्हें कभी पढ़े अथवा समझे ही नहीं। परंतु इस नियम के एक अपवाद भी है जिसे आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक बाह्य व्यक्ति को सीमा नियम तथा अंतर नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, परंतु उस बाह्य व्यक्ति को यह देखने का कर्तव्य नहीं है कि कंपनी द्वारा अपने आंतरिक कार्यों में अंतर नियमों की व्यवसायों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। आंतरिक प्रबंध सिद्धांत के अपवाद। कंपनी के साथ अनुबंध करने वाले व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में इस सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते। जब अनियमितता की जानकारी हो। जब कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाह्य व्यक्ति को कंपनी में हो रही अनियमितताओं की जानकारी हो और फिर भी वह कंपनी के साथ व्यवहार करता है तो वह बाह्य व्यक्ति
इस सिद्धांत का सहारा अपने दायित्व से बच नहीं सकता है। लापरवाही, यदि संदेहात्मक परिस्थितियां होने पर भी कंपनी से व्यवहार करने वाला व्यक्ति उचित खोजबीन नहीं करता तो वह भी आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षा नहीं पा सकता। जालसाजी, यह सिद्धांत उस स्थिति में लागू नहीं होता जबकि व्यवहार जाली प्रपत्र के अंतर्गत किया गया हो, क्योंकि जालसाजी आरंभ से ही शून्य होती है। अंतर्नियमों की जानकारी न होना, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी संरक्षण नहीं मिलेगा जिसे अंतर्नियमों की जानकारी नहीं है। अन्य, जहां कंपनी को अपने कोई विशेष अधिकार का प्रयोग करने से पहले कोई पूर्व शर्त पूरी करनी हो, अर्थात जहां कोई कार्य न केवल निदेशकों अधिकारियों की बल्कि कंपनी की भी शक्ति बाह्य है, वहां आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता। विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों की व्याख्या कीजिए। थर्ड का है पार्ट बी यानी ख। कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्य सुझाव जिन पर विचार विमर्श किया जाता है। कंपनी की साधारण सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्य सुझाव जिन पर विचार विमर्श किया जाता है, मतदान किया जाता है और अंत में जो बहुमत से पारित हो जाते हैं वे प्रस्ताव कहलाते हैं। इसका ये आशय है कि कंपनी का समस्त सुचारू रूप से चलता रहे, समस्त सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए विशेष तथ्यों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। सभा में लिए गए ये निर्णय ही प्रस्ताव कहलाते हैं। किसी भी सभा में पारित किए जा सकने वाले ये प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। साधारण प्रस्ताव, धारा 114 फर्स्ट। साधारण प्रस्ताव से तात्पर्य ऐसे प्रस्ताव से है जो साधारण सभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाते हैं, अर्थात प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मत उसके विपक्ष में डाले गए मतों से अधिक है। विशेष प्रस्ताव, धारा 114(2). ये प्रस्ताव कंपनी के किसी विशेष अथवा मुख्य कार्य के लिए होता है। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो किसी साधारण सभा से सदस्यों की 3/4 बहुमत से स्वीकार किया जा सकता है। इन प्रस्तावों के लिए साधारण सभा की सूचना 21 दिन पूर्व दी जानी चाहिए और इस सूचना में यह स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए कि इस सभा में विशेष प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। कंपनी अधिनियम की धारा 114(2) के अनुसार विशेष प्रस्ताव उस समय होता है जब प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित करने का आशय साधारण सभा को बुलाने की सूचना में या सदस्यों को दी गई अन्य सूचना में स्पष्ट तौर से प्रकट कर दिया जाता है। साधारण सभा के लिए कंपनी अधिनियम के अनुसार कम से कम 21 दिन की स्पष्ट सूचना आवश्यक सूचना दे दी गई है। विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता निम्नलिखित विषयों के लिए होती है। अंतर नियमों में परिवर्तन करने के लिए, कंपनी का नाम परिवर्तन करने के लिए, पूंजी को कम करने के लिए, अपने ही शेयरों का क्रय करने के लिए, श्रम साध्य कर साधारण शेयरों को जारी करने के लिए। विशेष सूचना चाहने वाले प्रस्ताव, धारा 115। विशेष सूचना चाहने वाले प्रस्ताव एक प्रकार के साधारण प्रस्ताव ही है जिनको प्रस्तुत करने के इरादे की कंपनी को पूर्व सूचना देती आवश्यक होती है। कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 का नियम 23 इस बारे में निम्न प्रावधान करता है। कोई भी सूचना कंपनी के सदस्यों द्वारा 3 माह से पहले नहीं भेजी जाएगी और सभा की तारीख से कम 14 दिन पहले भेजी जाएगी। इसमें सभा वाले दिन और सूचना भेजने वाले दिन को शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव करने के इरादे की सूचना प्राप्त होने पर कंपनी तुरंत सभा की तिथि से कम 7 दिन पहले ऐसे प्रस्ताव की सूचना अपने सदस्यों को देगी। अंतर नियमों में दिए गए प्रस्ताव के अतिरिक्त निम्न प्रस्ताव के लिए विशेष सूचना देनी आवश्यक है। हटाए गए निदेशक के स्थान पर इसका निदेशक नियुक्त करने वाला प्रस्ताव, धारा 169। पद से हटाए गए निदेशक के स्थान पर नए निदेशक को नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव, धारा 169 और रिटायर होने वाले अंकेक्षकों के स्थान पर नए अंकेक्षक को नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव, धारा 140। फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट है यानी कंपनी सचिव कौन होता है? वैधानिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। कंपनी सचिव निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान का एक उच्च पद है। कंपनी सचिव कंपनी में एक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। कंपनी के कारोबार को चलाना सचिव का कर्तव्य नहीं है, बल्कि उसका मुख्य कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी का कारोबार कंपनी अधिनियम तथा अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाए। वैधानिक कर्तव्य, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी सचिव के कुछ वैधानिक कर्तव्य निम्नलिखित है। धारा 21 के अंतर्गत कोई भी दस्तावेज या कार्यवाही जिन पर कंपनी का अधिप्रमाणन चाहिए उन पर हस्ताक्षर करना। धारा 39 के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर के पास आवश्यक दस्तावेज तथा विवरण जमा कराने का कार्य, जैसे शेयरों का आवंटन का विवरण, वार्षिक लेखे आदि प्रस्तुत करना। धारा 64 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को पूंजी के परिवर्तन का नोटिस देना। कंपनी के प्रत्येक सदस्य को साधारण सभा की सूचना भेजना। धारा 101 कुछ विशेष करारों व प्रस्ताव को रजिस्टर
के पास जमा करवाना, धारा 117। दूसरे अधिनियमों के अंतर्गत कर्तव्य, एक कंपनी सचिव को यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि अन्य अधिनियमों के प्रावधानों का भी पालन किया जाए। आयकर अधिनियम के अनुसार सचिव मुख्य अधिकारी है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व है कि वे कर्मचारियों के वेतन से आयकर काटे और उस रकम को सरकारी खजाने में जमा करवाए। सामान्य कर्तव्य, सचिव की सामान्य कर्तव्य निम्न है: कंपनी से संबंधित आंतरिक व गोपनीय सूचनाओं को प्रकट नहीं करना, शेयरधारियों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराना, निदेशक मंडल के आदेशों का पालन करना, कार्यालय के कार्यों को संगठित, नियंत्रित व समन्वित करना, अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए कोई गुप्त लाभ अर्जित नहीं करना, कंपनी और बाहरी व्यक्तियों के मध्य एक साधन व कड़ी के रूप में काम करना। कंपनी के प्रवर्तक की कानूनी स्थिति की व्याख्या कीजिए। ये 4th क्वेश्चन का पार्ट भी है, यानी ख। उसका आंसर देखते हैं। प्रवर्तक कंपनी का न्यासी या एजेंट नहीं होता, क्योंकि जब वे अपने कार्यों को करता है, जब उस समय किसी न्यास या नियोक्ता का अस्तित्व ही नहीं होता, फिर भी कंपनी अधिनियम के अधीन एक प्रवर्तक को एक एजेंट के समान कुछ विश्वासित कर्तव्य बतलाए गए। अतः प्रवर्तकों की स्थिति उस कंपनी के प्रति जिसका वे निर्माण करते हैं तथा उन व्यक्तियों के प्रति जो कंपनी के प्रथम शेयरधारी बनते हैं विश्वासित होती है। प्रवर्तक और कंपनी का संबंध वैश्वासिक संबंध है। विश्वासित संबंध स्थापित होने के कारण ही प्रवर्तकों के अनेक दायित्व एवं कर्तव्य उत्पन्न हो जाते हैं। इसी विश्वासित संबंध के कारण ही प्रवर्तक का यह कर्तव्य है कि वे कंपनी के निर्माण के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करे। यदि उसने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ प्राप्त किया है तो उसे प्रकट करना प्रवर्तकों का कर्तव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए यानी क, वैध वार्षिक साधारण सभा के आवश्यक लक्षणों की चर्चा कीजिए। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के माध्यम से कंपनी की शेयरधारियों कंपनी पर नियंत्रण रखने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। वार्षिक साधारण सभा के संबंध में निम्न नियम में पहली वार्षिक साधारण सभा। कंपनी की पहली वार्षिक साधारण सभा पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से 9 मास की अवधि के भीतर आयोजित कर लेनी चाहिए। पहली वार्षिक साधारण सभा के लिए समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। उसके बाद आगामी वार्षिक साधारण सभाएं प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक कंपनी की सभा अवश्य होनी चाहिए। एक वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से 9 मास के भीतर यदि पहली वार्षिक सभा हो गई है तो कंपनी को दूसरी वार्षिक साधारण सभा अपने ही निगमन के वर्ष में बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अगले कैलेंडर वर्ष के लिए स्थगित सभा उस वर्ष की सभा नहीं मानी जाती। किन्हीं 2 वार्षिक साधारण सभाओं के बीच 15 महीनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंत की तारीख से ये 6 मास के भीतर ऐसी सभा होनी चाहिए। समय की अवधि बढ़ाना, धारा 96 के अनुसार किन्हीं विशेष कारणों से रजिस्टर्ड सभा को उस समय से 3 मास से अनाधिक की अवधि तक विस्तरित कर सकेगा जिसके भीतर पहले वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त कोई वार्षिक साधारण सभा आयोजित की जाएगी। ऊपर वर्णित 3 मास को विस्तारित करने का अधिकार सिर्फ रजिस्टर है। न्यायालय को ऐसा विस्तार करने का अधिकार नहीं है। कंपनी की वार्षिक साधारण सभा किसी भी काम के दिन एवं काम के समय में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अथवा उस शहर में किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जा सकती है जिस शहर में पंजीकृत कार्यालय स्थित है। कारोबार का समव्यवहार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अनुसार प्रत्येक साधारण सभा में केवल सामान्य कारोबार के अतिरिक्त अन्य कारोबार भी वार्षिक साधारण सभा में किए जा सकते हैं, परंतु ऐसे कारोबारों को विशेष कारोबार कहा जाएगा। इस प्रकार कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में सामान्य तथा विशेष दोनों ही प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। वार्षिक साधारण सभा में सामान्यतः निम्नलिखित सामान्य कारोबार किए जाते हैं: निदेशक बोर्ड तथा अंकेक्षकों के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्टों पर विचार करना, लाभांशों की घोषणा करना, रिटायर होने वाले निदेशकों के स्थान पर नए निदेशकों की नियुक्ति करना, अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करना, विशेष कारोबार की प्रत्येक मद से संबंधित
जो सभा में संव्यवहार करता है, एक कथन ऐसी सभा बुलाने का सूचना के साथ संलग्न किया जाएगा, अर्थात निम्नलिखित के संबंध में प्रायोजन का स्वरूप या हित वित्तीय या अन्यथा यदि कोई हो, प्रत्येक निदेशक और प्रबंधक का यदि कोई हो, प्रत्येक अन्य मुख्य प्रबंध कार्मिक का उपखंड 1 और 2 में वर्णित व्यक्तियों के रिश्तेदार। कथन के साथ ऐसी अन्य सूचना और तथ्य की संलग्न होने जो कि सदस्यों की कारोबार की पदों का अर्थ विस्तार और आशय समझने में और उन पर विनिश्चय करने में समर्थ कर सके। 5th क्वेश्चन का पार्ट बी, कंपनी अधिनियम के उन प्रावधानों की व्याख्या कीजिए जिनके अंतर्गत कंपनियां जमा स्वीकृत करती है। तो इसका आंसर है जमा शब्द को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 231 ने इस प्रकार परिभाषित किया है कि जमा के अंतर्गत जमा या ऋण के रूप में या किसी अन्य रूप में प्राप्त की गई राशि शामिल है, परंतु कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल 2014 के अनुसार जमा में निम्नलिखित राशियों को जमा नहीं माना जाता। ऐसी कोई राशि जो केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या विदेशी सरकार, विदेशी नागरिक से प्राप्त हुई है, किसी बैंकिंग कंपनी या भारतीय स्टेट बैंक या उसके नियंत्रित बैंकों या किसी सहकारी बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त हुई हो, अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण की राशि, किसी अन्य कंपनी से प्राप्त राशि, कर्मचारियों की जमानत के रूप में जमा राशि, न्यास के रूप में प्राप्त राशि या कोई मार्गस्थ राशि, निजी व सरकारी कंपनी द्वारा निर्देशकों से प्राप्त जमा राशि। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।